वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे आपकी बीएससी फर्स्ट सेल बायोलॉजी की यूनिट नंबर 4। तो आज बीएससी बायोलॉजी, तो आपकी ये क्लास रहेगी बीएससी फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जूलॉजी और यूनिट नंबर रहेगी ये 4 और इसका लेक्चर नंबर रहेगा आपका फर्स्ट, यानी कि 4th यूनिट का लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? ये फर्स्ट नंबर लेक्चर रहेगा आज। और आपकी बुक की कौन सी चल रही है? ये चल रही है आपकी सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए आपकी जो 4th नंबर यूनिट्स है, 4th नंबर यूनिट्स के अंदर हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो आपका टॉपिक रहेगा मेटाबॉलिज्म। कौन सा टॉपिक रहेगा? मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। और मेटाबॉलिज्म जो है इसमें 2 प्रकार की गतिविधियां संपन्न होती है। एक तो आपकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है? एक तो होती है कैटाबॉलिज्म, और जो नेक्स्ट होती है वो कौन सी होती है? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं उपापचय भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? इसे उपापचय, उपापचय के लिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे अपचय। और ये जो है, ये जो आपकी एनाबॉलिज्म है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे संश्लेषण प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संश्लेषण प्रक्रिया भी इसे बोलते हैं। तो आपकी जो संश्लेषण प्रक्रिया, या इसे हम उपचय भी कहते हैं। अपचय एक क्या होगी आपकी? उपचय। संश्लेषण प्रक्रिया या उपचय के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के शरीर के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए शरीर के अंदर बहुत सी रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती रहती है। इन भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को ही हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म में कहा जाता है। और ये जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, इनके अंदर कुछ विध्वंसात्मक प्रक्रियाएं होती है, अर्थात जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया होती है। और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। तो ये दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है, इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को ही सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म में कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में जो आपके जटिल अणु होते हैं, जटिल अणुओं को तोड़कर सरल अणु बनाए जाते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सरल अणु हैं, इनको जोड़कर जटिल अणु बनाए जाते हैं, अर्थात संश्लेषण किए जाते हैं। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का पॉइंट कौन सा है? कैटाबॉलिज्म। अब देखिए ये कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल्स है जो भोजन ग्रहण करता है। एनिमल्स के भोजन में क्या क्या होता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरी क्या होती है? फैट्स होती है, लिपिड्स होती है, और प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिल सकती है या अन्य कार्यों में यूज हो सकती है। तो ये जो चाहे कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है, ये सभी क्या है? ये जटिल रासायनिक पदार्थ है। तो जटिल रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में सीधे ऑब्जर्व नहीं हो सकते हैं, इनका सीधा
और न ही सीधे रूप से इन जटिल पदार्थों से ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से एंजाइमों की सहायता से ये जो जटिल पदार्थ होते हैं, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर क्या होते हैं, बहुत से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स के बारे में हमने पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो होते हैं सबस्ट्रेट विशिष्ट होते हैं, अर्थात अलग प्रकार के अलग अलग जो रसायन बनेंगे उनके लिए क्या होंगे, अलग अलग एंजाइमों की ही आवश्यकता होगी। तो इसमें बहुत से एंजाइमों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो कैटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म होगा और फैट का कैटाबॉलिज्म होता है। जब इनका कैटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनती है, यानी कि H2O बनती है, CO2 बनती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। यदि प्रोटीन का होता है तो इससे क्या बनते हैं, एमिनो एसिड्स बनते हैं, अंतिम उत्पाद के रूप में, और आपकी एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है। तो ये प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म में होती है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जंतुओं के लिए मुख्य ऊर्जादायी पदार्थ होता है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो जटिल पदार्थ के रूप में होता है, डाइजेशन के फलस्वरूप और सेल्स के फलस्वरूप उसे सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है ताकि इससे क्या उसके ऊर्जा मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कैटाबॉलिज्म। क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कैटाबॉलिज्म। आपका टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हम शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। यानी कि जितने भी जटिल कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में लेते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किसमें तोड़ दिए जाते हैं, इस ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और ये ग्लूकोज जो होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के द्वारा सीधे ही बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है, माइक्रोबियलाइज के द्वारा सीधे ही अवशोषित हो जाती है और वहां से अवशोषित होकर ब्लड में छोड़ दी जाती है। और ब्लड से ये जो ग्लूकोज होगी आपकी, ये इस ब्लड के द्वारा प्रत्येक कोशिका को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये ग्लूकोज क्या कर दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब ये जो ग्लूकोज होती है ये सामान्य विसरण विधि के द्वारा कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। और ये जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं इसी ग्लूकोज से क्या लेती है, एनर्जी लेती है। और इस ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहलाता है। तो ये ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो आज हमें देखेंगे। जब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा तो CO2 निकलेगी, H2O निकलेगी और एनर्जी निकलेगी। और ये किस प्रकार से, ये प्रक्रिया जो रासायनिक प्रक्रिया है ये किस प्रकार से संपन्न होती है, ये हमें देखेंगे। देखिए ग्लूकोज जैसे ही कोशिका में पहुंचती है तो ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ये 4 पदों में पूर्ण होती है। 4 पद कौन कौन से हैं, यानी कि 4 स्टेप है। इस प्रक्रिया में कितने स्टेप है आपके, 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा आपका, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का होता है। सेकंड स्टेप देखो, ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल चलता है तो उसमें ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। यानी कि ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। तो ये जो पायरुविक एसिड का है तो
पायरुविक एसिड होता है उसका ऑक्सीडेटिव क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से हम क्या है कि ऑक्सीजन में की उपस्थिति में कार्बन का उससे बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, इसके बाद ये डीऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का जो ये पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इसके ऊपर क्या चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसके ऊपर एक क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, क्रेब्स साइकिल का होगा। और क्रेब्स साइकिल के बाद इसमें जो चौथा पॉइंट होता है फिर इसमें क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन या इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या शॉर्ट में इसे हम पीटीएस सिस्टम भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज से एनर्जी जो उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है ये कैटाबोलिज्म है और ये कैटाबोलिज्म आपके कितने स्टेप्स में पूर्ण होती है, ये 4 स्टेप्स में पूर्ण होती है। तो इसकी सबसे पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। कौन सी स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो सबसे पहली स्टेप पढ़ेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था, 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। 2 वैज्ञानिक कौन है, एक का नाम है एम्डन और दूसरे का नाम क्या है, मयरहोफ। मयरहोफ, यानी कि ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एम्डन मयरहोफ ने दिया था, इसलिए इसे या इसका पूरा नाम है एम्डन मयरहोफ पारनास में बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पारनास, एम्डन मयरहोफ पारनास। तो इसको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को एम्डन मयरहोफ पारनास पथ भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को वैज्ञानिकों के आधार पर एम्डन मयरहोफ पारनास पथ भी कहा जाता है। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को एम्डन मयरहोफ पारनास पथ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस जो आपकी प्रक्रिया होगी, ये जो आपकी सेल्स है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। अर्थात जब साइटोप्लाज्म में संपन्न होगी तो हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार की O2 नहीं होगी। O2 जो संबंधित होती है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होती है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होगी, ये चाहे वायुवीय श्वसन करने वाले हैं या अवायुवीय श्वसन करने वाले जीव हैं, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और इस ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल की प्रक्रिया के लिए किसी भी O2 यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सीधे ही ये साइटोप्लाज्म में विशिष्ट एंजाइमों के द्वारा संपन्न होने वाली प्रक्रिया होती है। अर्थात वायुवीय श्वसन करने वाले और अवायुवीय श्वसन करने वाले दोनों प्रकार के जीवों में ही ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, देखिए, जब एक ग्लूकोज के अणु ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या किया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, यानी कि जब एक ग्लूकोज से जब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो
तो इसके लिए कम से कम 30 पदों में इसे गुजरना पड़ता है। लगभग 30 इसमें क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। और प्रत्येक स्टेप के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्येक स्टेप के लिए आवश्यकता होती है आपके एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक स्टेप के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है और लगभग 30 स्टेप्स होते हैं। इसमें लगभग आपके 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप्स किसके होते हैं, ये आपके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के लगभग 10 स्टेप होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या बनता है, एक अणु से ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक एसिड्स के क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक एसिड बनना ही क्या कहलाता है, आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहलाता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एंजाइम्स की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार से संपन्न होता है, वही आज हमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कोशिकाओं में जो पहुंचता है वो आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना है। अब देखिए स्टूडेंट, जो ग्लूकोज है ये कितने कार्बन युक्त होता है, ये 6 कार्बन युक्त एक यौगिक होता है। कितने कार्बन युक्त होता है, 6 कार्बन युक्त यौगिक होता है, यानी 6 कार्बन होती है। संरचना आपने देखी होगी, मैं सीधा इस उत्तर लिख रहा हूं, इसका C6H12O6, ये 6 कार्बन युक्त कार्बन ग्लूकोज का अणु है। अब सबसे पहले जैसे ही ये ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, तो कोशिका द्रव्य में पहुंचते ही इसके ऊपर एक एंजाइम कार्य करता है। तो वो एंजाइम क्या होगा, वो एंजाइम कोशिका द्रव्य में अनएक्टिव रूप से पड़ा रहता है। तो उस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी भाई, उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी हमें एटीपी से मिलेगी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है तो एक फॉस्फेट अणु क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और वो जो फॉस्फेट अणु रिलीज होता है वो कहां पर जुड़ेगा, इस ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा। और इसमें जो एंजाइम होता है वो एंजाइम आपका होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और साथ में किसकी आवश्यकता होती है, साथ में आपको मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता होती है। तो एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे एक फॉस्फोरिक एसिड्स का ग्रुप रिलीज हो जाएगा। और ये फॉस्फोरिक एसिड्स का जो ग्रुप है वो कहां जुड़ता है, ग्लूकोज पर जुड़ता है। और जुड़ता कहां पर है, ग्लूकोज के जो 6 नंबर कार्बन है, 6 नंबर कार्बन के ऊपर आकर जुड़ जाता है। जब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन से एक फॉस्फेट अणु जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी आपका 6 कार्बन युक्त एक यौगिक होता है। कितने कार्बन युक्त यौगिक होता है, 6 कार्बन युक्त एक यौगिक होता है, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होगा, आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन का अर्थ क्या होता है कि जो आपका सूत्र होता है या जितना अणु होता है, अणु सूत्र तो लगभग सेम रहता है, केवल और केवल इसकी क्या बन जाती है, संरचना परिवर्तित हो जाती है। जब इसकी स्ट्रक्चर परिवर्तित होती है तो इसी 6 कार्बन युक्त एक अन्य कार्बोहाइड्रेट में ये परिवर्तित हो जाता है। और जो अन्य कार्बोहाइड्रेट होगा वो भी 6 कार्बन युक्त होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। अब ये इसका जब आइसोमेराइजेशन करना है, जब इसका आइसोमेराइजेशन करना है यानी कि अन्य संरचना में इसे परिवर्तित करना है, तो मैंने कहा था प्रत्येक पद के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो
यहाँ पर भी एंजाइम होगा आपका फॉस्फो हेक्सो आइसोमेराइज। कौन सा एंजाइम होगा? फॉस्फो हेक्सो आइसोमेराइज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिससे इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है और बनता क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है तो ये कितने कार्बन युक्त होगा? ये भी 6 कार्बन युक्त एक मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु होता है। अब देखिए, अब फिर इस पर एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी हमें किसके रूप में मिलेगी? एनर्जी एटीपी से मिलेगी। किससे मिलेगी? एटीपी से। बनेगा क्या? एडीपी बन जाता है। एटीपी से क्या बन जाएगा? एडीपी बन जाता है। जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है तो एक फॉस्फेट का अणु क्या हो जाता है? इससे रिलीज हो जाता है। और ये जो फॉस्फेट का अणु जो रिलीज हुआ है, ये फॉस्फेट का अणु कहां मिलेगा? इसी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट्स पर आकर जुड़ जाएगा। और इस प्रक्रिया के लिए भी हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के लिए भी हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। वो एंजाइम कौन सा होगा? वो एंजाइम होगा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। इसके लिए एंजाइम कौन सा होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये एटीपी के रूप से एक जो फॉस्फेट अणु रिलीज हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ये फ्रक्टोज के ऊपर आकर हो जाएगा। वो जुड़ेगा कितने नंबर कार्बन से? ये फ्रक्टोज के 1 नंबर कार्बन से एक फॉस्फेट का अणु और जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। क्या बन जाता है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो इसका निर्माण कर लेता है। और ये जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होगा, ये भी 6 कार्बन युक्त क्या होता है? एक अणु होता है, एक मॉलिक्यूल से होता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, ये 6 कार्बन युक्त अणु है। तो अब ये क्या होगा? ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। और टूट कितने कार्बन में जाता है? कि ये 3-3 कार्बन के 2 अणुओं में टूट जाता है। 3-3 कार्बन के कितने अणु टूटेगा? ये 2 अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, और 2 अणु कौन कौन से हैं वो देखो। इसके लिए हमें एंजाइम कौन सा काम करेगा? इसके लिए एक एंजाइम जो काम करता है वो है एल्डोलेज। एंजाइम कौन सा काम करता है? एल्डोलेज। एल्डोलेज यानी कि एंड से लेज यानी कि तोड़ने वाला एंजाइम होगा। जब ये 2 एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम जब इसके ऊपर काम करेगा तो क्या होता है? इससे 2 अणु बन जाते हैं। कौन कौन से बनते हैं? देखो, एक तो अणु बन जाएगा आपका DHAP। ठीक है, दूसरा अणु बन जाएगा 3PGAL, यानी कि दोनों बन जाएंगे DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एक अणु तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा अणु है 3PG, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा है? जो दूसरा अणु होता है वो होता है 3PG, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का अणु बन जाता है। अब देखिए, जब हमें पता था कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कितने कार्बन युक्त था? 6 कार्बन युक्त था। तो ये 2 अणुओं में टूट गया तो ये अणु कितने कार्बन युक्त हो गया? ये 3 कार्बन युक्त एक अणु ये हो गया। और 3PGL भी क्या होगा? 3 कार्बन युक्त एक अणु होता है। अर्थात ये दो जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट था, ये 3-3 कार्बन के 2 अणुओं में टूट जाता है। एक तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और दूसरा कौन सा होगा? 3PGL में फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर टूट जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो
एंजाइम है, यानी कि दो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये क्या होता है, ये 3-PGL में विघटित हो सकता है और 3-PGL इस पे विघटित हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रायोज। क्या बोलते हैं, ट्रायोज। क्या बोलते हैं, ट्रायोज। तो इस प्रक्रिया के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। यानी कि ये प्रक्रिया उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यहाँ पर आइसोमेराइजेशन की प्रक्रिया हुई थी ना, तो उसी प्रकार से ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होता है। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा, ट्रायोज फॉस्फो आइसोमेराइजेशन। ट्रायोज फॉस्फो आइसोमेराइजेशन एंजाइम की उपस्थिति में ये जो 3 कार्बन युक्त डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, ये 3-PGL में बदल जाता है। जैसे ये 3-PGL में बदलेगा तो ये 3 कार्बन युक्त 3-PGL के कितने अणु बन जाएंगे भी, ये 3 कार्बन युक्त 3-PGL के 2 अणु बन जाते हैं। और ये जब 2 अणु बन जाते हैं तो इसके ऊपर एक फॉस्फेट अणु और जुड़ता है, तो वो क्या होता है, H3PO के रूप में, H3PO के रूप में। ठीक है, एक फॉस्फेट अणु और जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 1,3-डाई-PGL। क्या बन जाता है, 1,3-डाई-PGL, यानी कि 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी कि डाई-PGL बन जाएगा। अब ये दो डाई-PGL ये भी कितने अणु युक्त होगा, देख लीजिए यहाँ पर 2 अणु थे 3 कार्बन के, तो ये 3 कार्बन के कितने अणु बन जाएंगे, 3 कार्बन के ये भी 2 अणु बन जाते हैं। अब आगे का पद क्या है कि 1,3 जो डाई-PGL है, इसके ऊपर भी विशिष्ट प्रकार के एंजाइम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जब विशिष्ट प्रकार के एंजाइम कार्य करेंगे तो वहां से क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगी। हाइड्रोजन मुक्त होगी तो क्या होगा, देखिए जो 1,3-डाई-PGL ये किसमें बदल जाएगा, 1,3-PGA के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स के अंदर। तो फॉस्फोग्लिसरिक यहाँ पे क्या था, डाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, हाइड यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया है, निकल गया। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो कोई ना कोई अणु ग्रहण करेगा, तो निकले हुए हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा अन्य डी, और ये क्या बन जाएगा, अन्य डी H2 का निर्माण कर लेता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक PGL से एक 1,3-डाई-PGL से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन का अणु निकलता है, तो यहाँ पर अणु कितने हैं, 2। तो इसलिए एक हाइड्रोजन अणु के लिए एक अन्य डी की आवश्यकता होती है। तो लेकिन यहाँ पर अणु 2 है तो 2 हाइड्रोजन अणु निकलेंगे, तो यहाँ पर अन्य डी की कितने की आवश्यकता होगी, 2 अन्य डी की आवश्यकता होगी, और 2 अन्य डी से 2 अन्य DH2 का निर्माण हो जाता है। और इस क्रिया में एक एंजाइम की भी आवश्यकता होगी। ये एंजाइम कौन सा होगा, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड से निकल रहा है, तो ये क्या होगा, इस एंजाइम में क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंजाइम की आवश्यकता होती है। और ये क्या बन जाता है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स का निर्माण कर लेता है। और ये जो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा ये भी 3 कार्बन युक्त होता है, और 3 कार्बन युक्त कितने अणु होते हैं, 3 कार्बन युक्त ये भी कितने अणु होंगे, 2 अणु होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या होगा, अब नेक्स्ट प्रक्रिया में फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कि फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा कि एक जो फॉस्फेट अणु है वो इससे रिलीज हो जाएगा। किससे रिलीज हो जाएगा, 1,3-PGA से रिलीज हो जाएगा। किसके एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में जब यहाँ से एक फॉस्फेट अणु रिलीज हो जाता है तो क्या बनेगा, 3-PGA का निर्माण हो जाता है। अब जो रिलीज होने वाला जो फॉस्फेट अणु है वो
वो कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा। तो ग्रहण कौन करेगा? यहाँ पर ग्रहण करेगा एडीपी। कौन ग्रहण करेगा? एडीपी। और बना देगा क्या? एटीपी का निर्माण कर लेता है। एटीपी से क्या हो जाएगा? एटीपी का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब एक 1,3-PGA से 3PGA बनता है तो एक फॉस्फेट निकलता है। लेकिन यहाँ पर 3 कार्बनिक कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो 2 अणु हैं तो 2 एटीपी से कितने बनेंगे? यहाँ पर 2 एटीपी का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से बनने वाला 3PGA है यानी कि फास्फोग्लिसरेडिहाइड है। तो फिर इसका क्या होगा? फास्फोरिलाइजेशन या फिर इसका क्या होता है कि फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ फास्फेट ग्रुप है ये कितने नंबर कार्बन पे चला जाता है? 2 नंबर कार्बन पे चला जाता है। जैसे ये 2 नंबर कार्बन पे जाएगा तो इसे बनेंगे 2PGA यानी कि 2PGA, ये 2 फास्फोग्लिसरेडिहाइड कहा जाता है। अब ये जो 2 नंबर पे चला जाएगा तो इससे क्या निकलेगा? एक जल का अणु निकलता है। क्या निकलता है? एक जल का अणु निकलेगा। जैसे ही 2PGA से एक जल का अणु निकलेगा, एक जल का अणु निकलेगा। एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होता है आपका इनोलेज एंजाइम होता है। इनोलेज एंजाइम होता है। जैसे इसे जल का अणु निकलता है यानी कि H2O इससे निकल जाता है तो एक विशिष्ट प्रकार की रासायनिक संरचना बनती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फास्फोइनोल पायरुविक एसिड्स के नाम से जाना जाता है। एंजाइम कौन सा होगा? इनोलेज। और संरचना कौन सी बनेगी? संरचना बनेगी आपकी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार से बने हुए फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से फिर एक फॉस्फेट का अणु और निकलता है। फॉस्फेट का अणु और निकलेगा और फॉस्फेट का अणु जैसे ही निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। यानी कि पायरुविक एसिड बन जाता है। एंजाइम क्या होगा? एंजाइम इसमें होगा तो होगा पायरुविक काइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और फॉस्फेट का अणु जब निकलता है तो फिर क्या बनेगा? एटीपी से क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। एटीपी से क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। अब देखिए ये 3 कार्बन युक्त कितने अणु थे? 2। ये भी 3 कार्बन युक्त कितने अणु हैं? 2। ये भी 3 कार्बन युक्त कितने अणु हैं? 2। तो एक फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जब पायरुविक एसिड में बदलता है तो एक फॉस्फेट निकलता है। जब 2 अणुओं से ये निकलेगा तो 2 एटीपी से क्या बनेगा? 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 कार्बन युक्त 2 अणु किसके बन जाते हैं? पायरुविक एसिड्स के बन जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या होता है कि एक ग्लूकोज के अणु के द्वारा कितने अणु बन जाते हैं? 2 अणु आपके पायरुविक एसिड्स के बन जाते हैं। तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल था। बाकी इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार से एनर्जी निकलती है, कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं, कितने एटीपी बनते हैं। वैसे मुख्यतः जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसमें 2 ही एटीपी जो है, चलो कल की क्लास में पढ़ेंगे।